बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से और आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर जो मुलाकातें की पार्लिमानी लीडर्स के साथ, अगरचे उसमें भी PTI ने बाइकाट किया, लेकिन उन मुलाकातों को बहुत अहम करार दिया जा रहा है जिसमें बहुत सारी बातों पर इत्तफाक़ राय हुआ है। और वो इत्तफाक़ राय, इससे पहले हमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जो एक तकरीर है जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ट्वीट का हवाला भी दिया, उसमें भी नज़र आता है, ये नज़र आता है कि हुकूमत ने पहले बाकायदा तौर पर तैयारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने बाकायदा तौर पर सदर ज़रदारी के साथ और बिलावल भुट्टो के अलावा अपने बाकी इत्तेहादियों से भी राब्ते किए। बाकायदा तौर पर उनको 27वीं आईनी तरमीम पर राब्ते पर में लिया गया और जब इस पर एक पॉइंट पर, कल की तकरीर को एक मरतबा फिर देखिएगा, इसहाक़ डार साहब की वो तकरीर जो कि आज अखबारात में शायद सुर्खियों में शाया हुई, उसमें ये चीज़ वाज़ेह की गई कि बाकायदा राब्ते हुए, बाकायदा मुलाकातें हुई, एतमाद में लिया गया और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ट्वीट किया जिसमें कुछ अहम नुकात उसके जो तरमीम है उसके जो मुजवज़ा नुकात हैं वो वहाँ पर डिस्कस किए गए। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये बात बिला खौफ तरदीद कही जा सकती है कि जब भी आइन में तरमीम की बात होगी, आइन, कानून और निज़ाम के इर्तिका में आप इसे एक अहम संग मील कह सकते हैं। जब हम आइनी तरमीम की बात करते हैं तो इसके अंदर से जो एक सबक निकलता है वो ये है कि ज़िंदा और मुतहर्रिक कौमें अपने तजर्बात से सीखती हैं। जहाँ जहाँ खामी होती है, जहाँ जहाँ कमी होती है, जहाँ पर मुश्किल पेश आ रही होती है, वहाँ पर सिस्टम की इस्लाह कर ली जाती है और उसमें बेहतरी कर ली जाती है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप इसको मुशावरत के साथ करें। इस बात को भी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह किया गया और बाकायदा तौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये कोई पैराशूट से नहीं आ रही, बल्कि ये तरमीम ऐसी है जिसमें बाकायदा तौर पर असम्बली में इसको पेश किया जाएगा, एक कमेटी में जाएगी, अरकान असम्बली इस पर बात करेंगे, सेनेट में इस पर बात होगी, कौमी असम्बली में इस पर बात होगी और इसके बाद इसको मंजूर किया जाएगा। आज फैसल बॉर्डर की मुलाकात जो थी फजल रहमान साहब से, उसको भी आप अहम कह सकते हैं क्योंकि इस पर बाकायदा मुशावरत शुरू हो चुकी है और जो इब्तदाई इतलात हैं वो ये हैं कि इस जुम्मे के रोज़ ये तरमीम बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी, अरकान के सामने उसका मसवदा होगा और फिर अगले जुम्मे को इसकी मंजूरी हो जाएगी। एक टेंटेटिव सा आप कह सकते हैं कि ये एक टाइम फ्रेम है जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ चुका है। बात हो रही है जो आइनी तरमीम की, तो इसमें सबसे अहम है आइनी अदालत का क़याम। आप ये भी कह सकते हैं कि ये 26वीं आइनी तरमीम का एक नामुकम्मल एजेंडा है। ये उस वक्त भी पार्लियामेंट के सामने रखा गया था, लेकिन उस वक्त मौलाना फजल रहमान चूँकि उनके पास एक ऐसी कुव्वत थी, कुछ अरकान जो कम थे हुकूमत के पास, तो उन्होंने इसको इसमें से निकलवा दिया था। लेकिन इस वक्त अगर हम ऐवान की तरफ जाएँ, कौमी असम्बली की तरफ जाएँ, सेनेट की तरफ जाएँ, तो हमें हुकूमत 2/3 अक्सरियत के साथ नज़र आती है। ख़ासतौर पर कौमी असम्बली में जब हम 336 अरकान को देखते हैं और उसमें से 224 पर 2/3 अक्सरियत बनती है, तो उससे कहीं ज़्यादा अरकान हुकूमत के पास मौजूद हैं। सेनेट में जो एक आध रुकन की कमी है उसको भी बताया जा रहा है कि उसके लिए भी राब्ते किए जा रहे हैं, उस पर भी दूसरी जमातों से राब्ते करके उस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। अब बात यह है कि आइनी तरमीम आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके अहम नुकात क्या हैं, वो बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे जो उनका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर खालिद नवाज़ घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं नाज बलोच का बहुत मशकूर हूँ, आप इंसाफ लायर्स फोरम की रहनुमा हैं, नुमाइंदगी करेंगी अपोजिशन की। बहुत बहुत शुक्रिया नाज, वक्त देने के लिए हमें यहाँ पर। मैं खालिद हाशमी साहब का भी मशकूर हूँ, पीपल्स लायर्स फोरम के रहनुमा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम प्लेयर के तौर पर इस आइनी तरमीम में मौजूद है। CEC का इजलास होने वाला है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात हो चुकी हुई है, क्या पेशरफ्त है, किस तरह देख रही है पीपल्स पार्टी, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले खालिद नवाज़ घुमन साहब, बड़ी अहम बात की जा रही है आइनी अदालत के क़याम के हवाले से, कुछ और NFC में तरमीम के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इसमें
एक निसाब यानी कि तालीम के हवाले से उस पर भी बात हो सकती है, उसके इम्कानात भी मौजूद हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी तरमीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम भाई। बात यह है कि आपने अपने प्रोमो में बहुत कुछ बता भी दिया, जवाब भी दे दिए। अब मैं आपकी उन बातों को सिर्फ कोराबोरेट करूंगा उनकी तायद करूंगा। बात यह है, वक़्त के साथ साथ एक इर्तिकाई अमल है कि जब जब ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस तरह वो टेक्नोलॉजी वो जो इजहार राय है या वो जो तहरीरी मामलात हैं वो हल किए जाएंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें, कभी आप अदालतों में क्रिटिकली आके देखें ना मामलात को। ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा 2017 से बल्कि 2013 से लेकर 2021 तक का जो दौर गुजरा है ना, आपको शायद कुछ वाक़यात याद हों। आसिफ सईद खोसा साहब थे मिस्टर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने एक केस उनके पास टेकअप हुआ कि एक बंदे को सजाए मौत हुई थी। जब उनकी अपील सुनी गई तो उनको 17 साल के बाद बरी किया गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जुल्म दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उस वक़्त वो नीरू बांसुरी बजा रहा था। वो बांसुरी क्या थी कि अदालतों में सिर्फ आइनी मुकदमात चल रहे थे, धरना हो धरना ना हो, चाइना के प्रेसिडेंट ने आना है, उसने आके पार्लियामेंट में खिताब करना है, ये चीज़ें उस वक़्त पॉइंट ऑफ डिस्कशन थी। अच्छा, ये लेकिन खालिद साहब ये बड़ी अहम बात आप करें कि या तो आईनी मामलात जो है वो टेकअप नहीं होते, या अगर टेकअप होते हैं तो फिर वो अहमियत ले जाते हैं, मीडिया में भी अहमियत ले जाते हैं, जुडिशरी में भी ले जाते हैं, बाकी तमाम मुकदमात पीछे रह जाते हैं और रोज़ाना उनकी समाअत शुरू हो जाती है, उसकी कवरेज शुरू हो जाती है और वही जो है लीड करने लग पड़ते हैं। एक्चुअली आपने मीडिया ने हमें वो एक ऐसा स्कोपिक जो पॉइंट दे दिया है कि मेरा भी दिल करता है हर वक्त कि मैं कैमरे के आगे नजर आता रहूं, शह सुर्खियां चपती रहें। जैसे शह सुर्खियां बनाने के लिए हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे, वो अस्पतालों में जाना शुरू हो गए, वो लोगों के घरों में जाना शुरू हो गए कि शायद मैं इस तरह से मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं, जो कि उन्होंने वो वहां पे बैठ के ना वो डैम पे बैठ के तो लोगों का अरबों रुपया हड़प कर लिया। बाद में रिजल्ट ये निकला। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि उस कैमरे में आने के लिए हम बहुत कुछ करते रहे हैं, लेकिन बात है जो असल में करने वाली कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी। इस वजह से जो मैंने अभी आपको भी बताया है कि उस केस के जेर नजर उस बंदे के जो 18 साल के जेल में गुजरे उसका हिसाब कौन देगा। और ये कोई एक वाकया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग है। मैं समझता हूं कि मेरी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उसके बाद आजम नजीर तारड़, एहसन भून, इन्होंने वो काम किया है कि जो रहती दुनिया तक ये याद करेंगे, ये पाकिस्तान की अवाम याद करेगी कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए किसी ने कोई रिफॉर्मेशन की है तो वो ये लोग हैं। आज तक यानी आप ये कह रहे हैं आईनी तरमीम इतनी जबरदस्त होने जा रही है, इंपैक्ट आएगा इसका। जी, इस आईनी तरमीम को ना देखें, उसके आप देखें कि जो आफ्टर इफेक्ट्स आने हैं वो क्या होने हैं कि हर बंदे का केस टाइम पे सुना जाएगा, टाइम पे अदालतें लगेंगी, कोई एडजर्नमेंट्स नहीं होगी। एक बंदा वो मनकेरा से चला है और इस्लामाबाद आया केस डील करने, और आगे उसको पता लगे केस एडजर्न हो गया। उस बेचारे ने वकील को 1 लाख रुपया दिया है एक पेशी बर्दाश्त करने के लिए, उसकी गाड़ी के आने का जाने का किराया है, खाना है, उसकी मसरूफियात छोड़ी हैं। यहाँ पे जो हाल होते हैं ना वो आप जानते हैं। इस चीज को बचाने के लिए ये जो इकदाम किया जा रहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। असल एक जो रियासत माँ है ना, दोनों चीजों में एक तो अवाम को जो आम मुकदमात है उनके लिए वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद रहे, ये अपनी जगह पर अहम है, लेकिन इसके साथ साथ इदारों का इर्तिका जो है उनमें बेहतरी जो है वो अपनी जगह पर। लेकिन इसके साथ ही नाज एक बहुत ही अजीब सी चीज हो जाती है। यकीनी तौर पर अभी पार्लियामेंट में मसवदा पेश नहीं किया गया, अभी अरकान असम्बली के सामने उस तरह नहीं आया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दिया गया, बाकियों को बताया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको सुनते ही मुस्तरद कर दिया, यानी कि तरमीम को सुनते ही मुस्तरद कर दिया। ये नहीं कि हम इस पर डिबेट करें, इसमें अच्छा क्या है, इसमें बुरा क्या है।
हम इसकी कुछ अच्छाइयों की हमायत करें, हमें ये ज़्यादा बुरी लगती है हम इसकी मुखालफत करें, उन नुकात की करें, ये यक मुश्त और अचानक ही पहले से फैसला करके, ये तो पॉलिटिकल सी बात हुई ना, मुखालफत बराए मुखालफत। मैं अपनी बहन के बोलने से पहले से एक फिक्रा छोटा सा बोलना, इजाजत से, उनकी इजाजत से बोल लीजिए। इजाजत से मेरी बहन मुझे कभी भी ना करेंगी। ये हमारे साथी होंगे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये आपके साथी होंगे, ये साथ हो जाएंगे, कहेंगे हाँ ये ठीक हुआ है, क्योंकि इन्होंने भी उसी से फायदा उठाना है। हमेशा जब हुआ है ना ऐसा ही हुआ है कि जब एज पीटीआई ना हो, शायद एज लॉयर और शायद आपके साथ हो जाए, नहीं पीटीआई भी हमारे साथ होगी, एज पीटीआई शायद ना हो, वो भी होंगे साथ। अच्छा वो भी खैर वो चाहते हैं कि अवाम की भलाई हो, वो खैर आपका ख्वाब है, आपकी खुशगुमानी है, मैं क्या कह सकता हूँ। जी नाज़ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम और इस अहम टॉपिक पे इनवाइट किया। मेरे भाई हैं, बहुत काबिल एहतराम है और इन्होंने बड़ी तारीफ़ें की लॉ मिनिस्टर की भी, बाकी भी अपने जो इनकी हायरार्की में। जी एग्जैक्टली, वो अभी असल में मतलब बीइंग लॉयर वो मेरे सीनियर है, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इनकी उन बातों और तारीफ़ों के बदले में मैं एक शेर से आगाज़ करती हूँ कि बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। देखिए बात हम 26वीं तरमीम को लेते हुए 27वीं तरमीम पे आएंगे। सही। सबसे पहले तो मैं ये बात करती चलूं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और उसका आइन वो सिर्फ पीपल पार्टी, पीटीआई और नून लीग का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूरे अवाम का मुल्क भी है और उनका आइन भी है। और आइन में अगर आपने ऑलरेडी छेड़छाड़ करते हुए 26वीं आइन तरमीम बन गई, जिसको मैं बहुत पहले से प्रोग्राम में कहती होती हूँ कि एक तो हमारे मुल्क में आइन बहाल नहीं है, दूसरा ये गैर आइनी तरमीम है। अब भी यहाँ पे ये बात करती, चलो देखें, बात शुरू होती है बिलावल की ट्वीट से। आप देखिए कि उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का आइडिया फ्लोट किया जा रहा है। सबसे पहली बात, बुनियादी तौर पे 26वीं तरमीम का अनफिनिश्ड बिजनेस जो था, रह गया था, कुछ कमियां रह गई थी, इनको सुकून नहीं मिला था, उसको पूरा करने के लिए 27वीं तरमीम लाई जा रही है। एज ए लॉयर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरे भाई मुझसे सीनियर है, मैं बहुत कुछ इनसे सीखती हूँ। मेरे ख्याल में क्या ये हमारे पास एक इनर भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज ए लॉयर, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। क्या ये जो कुछ किया जा रहा है, ये कहते हैं जी पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद करेंगी? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एग्री करती हूँ उनसे, थोड़ी सी बात को बढ़ाते हुए कि आपको आपके इस टेन्योर को बड़ा बैड फेस के तौर पे याद किया जाएगा। क्या आपकी जुडिशरी पहले काम नहीं कर रही? आप चेक्स एंड बैलेंस करें ना, आप चीजों को कर रही है, देखिए कर रही है। 27वीं तरमीम आखिर देखिए, ये इस वक्त हम किसी भी इदारे की तनकीद नहीं करना चाह नहीं हो रही। देखिए आप नहीं समझती क्या कि हमारा बेहतरी की जरूरत क्या है? जो आपकी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उस सिस्टम को सिस्टम में रहते हुए ठीक करिए ना। आप 26वीं तरमीम ला रहे हैं, अब ले आए, आप किस तरह से लाए? आपने अभी खुद फरमाया कि आपका नेशनल असेंबली, आपका पंजाब असेंबली, आपका सेनेट उसको अप्रूव करेगा। देखिए बिल्कुल करना चाहिए जी, सूबाई असेंबली वही उसमें आ जाती है ना, पंजाब भी एग्जैक्टली आएगा। पंजाब इज आल्सो पार्ट ऑफ, नहीं पंजाब आइन में तरमीम नहीं करता ना। देखिए आपने आइन में तरमीम कौमी असेंबली और सेनेट जो है, साहब जी कौमी सेनेट करेगी ना, असेंबली होगी ना, हमारे पंजाब के ही एमएनएज वहां बैठेंगे ना, हरारकी जो भी हो। पंजाब असेंबली कुछ और होती है ना। मैं कह रही हूँ आपके एमएनए पंजाब से भी होंगे ना। जी जी, ये कहने का मकसद। देखिए आप जो भी कर रहे हैं, क्या ऑलरेडी जो 26वीं गैर आइनी तरमीम आपने आइन का हिस्सा बनाई है, क्या उसको जिस तरह से बनाया गया था, लोगों को घरों से गायब किया गया? सर जी घरों से गायब किया गया आपको, आपके सेनेट पे हमला हुआ, उस पे तो किसी ने आवाज नहीं बुलंद की। होता रहा है, आपको रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की अप्रोच को अपनाना होएगा। सोशल मीडिया नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, सोशल मीडिया नहीं है। देखें जो आपका सिस्टम है, मैं ये समझती हूँ, क्या हमारी कोर्ट्स 26वीं आईनी तरमीम से पहले काम अच्छा नहीं कर रही थी? मुझे इतना ही बता दें। आप मिसाल दे रहे हैं, आप मुझे मिसाल दे रहे हैं 17 साल, सिर्फ इमरान खान का सर, इमरान खान का 3 साल का अगर आप टेन्योर निकाल दें तो पीछे बारियां किन की थी? माजरत के साथ बारियों की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर तो बात हो रही है आइन को 18वीं तरमीम के बाद भी सबक नहीं सीखा। बेसिकली देखिए इसमें इस तरमीम का मकसद क्या है? आपके देखिए एनएफसी अवार्ड, आपके विफाक को मजीद स्ट्रेंथन करना, आपके सूबों को आप कमजोर करने जा रहे हैं। और आपने खुद फरमाया एजुकेशन, बहबूद, मेरी बात सुने, हर सूबा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद बेहतर तरीके से अदा करेगा। शर्त उसमें यह है आप चेक्स एंड बैलेंस करें।
आप ऐसे कैसे इसमें कर डिबेट सकते करनी हैं? चाहिए ना, इस पर डिबेट करनी बेसिक चाहिए। क्या है कि इस पर आपने डिबेट- NFC वर्ड इस और पर बजट अपने डिबेट- पास इस पर विफाक में डिबेट हो रखना सकती है है और ना कुछ भी नहीं कि है। पूरे मुल्क में एक ही निसाब होना चाहिए, बुनियादी होना निसाब, और चाहिए, सूबे जो ये हैं राइट है। उसमें अपनी अपनी कौमी, अपनी अपनी जो इलाकाई ज़बान है उसके मुताबिक उसमें चीज़ें शामिल होना करें, चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक करें। तो मैं ख्याल इसमें डिबेट होनी चाहिए ना। इसको मैं जिस चीज़ को मैं जिस पर मैं इतराज़ कर रहा हूँ वो ये है कि आप पॉइंट टू पॉइंट डिबेट करने की बजाय और अच्छी चीज़ की हमायत और बुरी, जिसको आप बुरी समझते हैं, उसकी मुखालफत करने की बजाय आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें। जैसे आपने 26वीं आईनी तरमीम पर एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि ये गैर आईनी तरमीम बिल्कुल है। नहीं, ऐसे नहीं है, देखिए, ऐसे उसके- नहीं है। देखिए, आइन में आप मौजूद आइन है, पे आइन में शबखून मौजूद मार रहे है, हैं, आइन में इस तरह मौजूद से है, नहीं होगा। जो आइन में ट्वीट मौजूद है। वो खुल्लम खुला क्या है, क्या है? क्या है उस क्या आइन है? को खत्म करने के मुतरातिफ है जो आपके बिलावल की ट्वीट है। आप क्या किस तरह करने आइन जा रहे खत्म हो जाएगा? हैं? देखें, आप जब आइन में छेड़छाड़ करते हैं गैर आइनी आइन तरीके कैसे के बन- मुताबिक, कौन सिर्फ सा- वो लोग जिन्होंने क्या गैर आइनी सर होगा? वो लोग जिन्होंने ना, 26वीं क्या गैर आइनी देखें, बात होगा? शुरू होगी 8 फरवरी के इलेक्शन से। जिन नहीं, लोगों ने इसमें 8 फरवरी देखें, का जो इलेक्शन नहीं किया, है, इसमें जो डिबेट नहीं, कराया, उस पे नहीं। वो अपने देखें, वो देखें, वो अपने आपको पर पर्दा इलेक्शन डालने ट्रिब्यूनल्स के में लिए, जाएं। अपने आप को मासूम नहीं, मेरा साबित ख्याल है करने के लिए, अपने आप को नहीं, सिक्योर मेरा ख्याल करने के है लिए वापस आए, 27वीं तरमीम वापस ला रहे हैं। वापस इसके पॉइंट पर पीछे आए। बहुत सी इसका इसका बहुत सी फरवरी वजूहात के हैं। इलेक्शन के साथ मेरा नहीं, मुझे नहीं पता कि ये कैसे कोई देखिए, ताल्लुक हमारे है। पास मुझे functional code मैं मौजूद है, मैं सर, खालिद हाशमी functional साहब की code तरफ, मौजूद है हमारे खालिद पास। हाशमी साहब की तरफ, देखिए, चूंकि functional पाकिस्तान codes पीपल्स मौजूद है पार्टी हमारे पास, और जो इसमें हमारी बड़ी जजेस प्लेयर बहाली है। थी, उसके सीईसी बाद का हमारी इजलास जुडिशरी कल अच्छा होने काम जा कर रहा रही है। थी। सवाल करिएगा, मैं रूल्स जरा ऑफ खालिद- बिजनेस क्या है किसी भी बिल के अप्रूव होने के, यहीं पे सारी बात क्लियर हो जाएगी। रूल्स ऑफ बिजनेस क्या है देखें, कि सुप्रीम एक बिल कोर्ट पेश होगा, already function- फॉर द functional डिस्कशन हमारे पेश functional होगा, court मौजूद है। फॉर द डिस्कशन और जब जजेस एक हाउस से बहाली पेश जो होगा, हमारी एक्सेप्ट होता है अदलिया या नहीं बहाली होता फाल है, होगी, उसके जब बाद उसके फिर बाद उसने तो सेनेट जरूरत में ही जाना नहीं है। है। सेनेट में जाने के बाद दोबारा बहस होगी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखिए, दोबारा बहस होगी, आपके पास उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट। एक अब यहाँ पे functional court सिचुएशन मौजूद क्या है है। कि जब दो अदलिया हाउसेस में बहाली के बाद इनकी आपकी अपोजिशन अदलिया मौजूद बेहतरीन है, परफॉर्म कर एक रही है। एक्टिव अपोजिशन मौजूद है, एक बड़ी वेल जो है ना ऑर्गेनाइज्ड किस्म के वकील सीनियर लॉयर्स। अच्छा, मैं जरा खालिद सर, हाशमी साहब एज को, ए लॉयर खालिद आपके हाशमी साहब जुडिशरी इंतजार को कर रहे हैं, मैं खत्म उनको जरा किया जा रहा डिबेट में शामिल कर लूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी एक अहम प्लेयर के तौर पर है। खालिद साहब, सीईसी का इजलास होने जा रहा है और बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट की उससे अंदाजा होता है कि इससे पहले हुकूमत के साथ उनकी 2 या 3 पता चला है कि 3 मुलाकातें हो चुकी थी, राउंड हो चुके थे, उसके बाद ये चीज सामने आई। क्या नजर आ रहा है आपको इसमें अहम? जी नजम भाई, बात ये है कि अभी तक जो हमारी पार्टी है उसकी पोजीशन जो है वो वाजे होगी इस पे 27th अमेंडमेंट पे आफ्टर डिस्कशन। तो पार्लिमानी पार्टी का जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने वो बुलाया। उस पे अभी पार्लेज आर अंडर वे, तो उस पे गुफ्तो शुनीद होगी, सारी डिस्कशंस होंगी। तो हमारी एप्रीहेंशन जो 27th अमेंडमेंट पे है वो सबसे पहले तो ये है कि 18वीं तरमीम की खालक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि जो सूबों को ऑटोनॉमी मिली है 18वीं तरमीम के जरिए, जो मैंडेट सूबों को मिला है वो उनसे छीना जाए, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उस पर पीपल्स पार्टी किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ये जिस तरह उसमें है कि मैजिस्टेरियल सिस्टम को रिस्टोर किया जाना है, एग्जीक्यूटिव को दोबारा जो है वो जुडिशियल पावर्स देनी है, तो ये तो 1996 में हबीब वहाबल खैरी केस में ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हुआ था, उसमें जो था वो उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो अलहदा हुई थी। तो अब अगर ये चाह रहे हैं, गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई इतना सिस्टम बुरा नहीं था जब एग्जीक्यूटिव पावर्स थी, एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स थी, तो अब भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये जो बात करते हैं 243 की, तो उस पे हमारी पार्टी की अगर कोई रिजर्वेशंस हुई तो वो डिस्कशंस के बाद सामने आएंगी। अभी हमारी पार्टी ने इस पे कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। इस पर तो कोई बात ऐसी कोई इख्तिलाफी बात अभी तक तो कोई चीज़ हो नहीं रही, लेकिन इसमें जो एक अहम बात, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी आपने कहा कि 18वीं तरमीम के हवाले से क्रेडिट लेती है और उसका क्रेडिट बनता भी है, उसका मेन किरदार 18वीं तरमीम के ऊपर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वफाक की अलामत और वफाक में बैठे हुए हैं, और अगर वफाक मुश्किल में है किसी वजह से, वसाइल की वजह से, उसने कर्जे अदा करने हैं, उसने सूद अदा करना है, उसने अदायगियाँ करनी है, तो वफाक की मुश्किल भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही दूर करनी है ना। वफाक की अलामत भी तो पीपीपी ही कहलाती है। वो वफाक को हेड कर रहे हैं, सिंबल ऑफ फेडरेशन, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वफाक की बात करती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी तासुब ज़्यादा असबियत या सूबाई लेवल पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी डिस्कशन नहीं की। तो मैं नहीं समझता कि ये जो 18वीं तरमीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें वफाक को ना कोई नुकसान है और ना कोई वफाक के जो है इंटरेस्ट उसमें कोई इतने ज्यादा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तो बात पता क्या है, अभी तो ये चीजें जो है अंडर डिस्कशन है। पार्टी पोजीशन जो है वो मैं सुन लीजिए ना। यकीन कीजिए इख्तलाफ होता रहता है, पार्टियों में भी होता है। अभी मुस्लिम लीग नून में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो पानी की नहरों के हवाले से भी हुआ, बिल्कुल इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद एक चीज़, जब आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में मौजूद हैं और वो आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं जिन्होंने बेनज़ीर की भुट्टो की शहादत पर पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था, तो बहुत ऑप्टोमिस्टिक होकर सोचना चाहिए हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि ये एक बड़ा नारा था जिसने वाकई पाकिस्तान को सर्व किया। और इसमें वाकई अगर वफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम खालिद साहब देखी जाए तो उस पर मेरा ख्याल है डिबेट होना, और उसको अगर कोई मुश्किल है वफाक को, तो वो भी तो सूबों ने और इन्हीं पार्टियों ने मिलकर दूर करनी है। मैं इस पर ना थोड़ी सारी बात करूँगा भाई, थोड़ा सारा डिट्रैक्ट भी हूँगा। जो अभी बात किया उसने भी, उस पर भी और इस पर भी सूबों के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से पहले तो बात करूँगा। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर जमहूरी पार्टी पाकिस्तानी शहरी और एक ज़िम्मेदार जो उन्होंने वक़्त गुजारा इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जो है वो प्रेसिडेंट तो बाद में आए, उसके जो 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 ये वो ट्रेड मिनिस्टर रहे, उसके बाद कई उन्होंने कलमदान संभाले। तो वक़्त ये आया कि मुहतरमा की शहादत के बाद उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, 9 मई नहीं किया। बड़े उसके बड़े तासुरात मौजूद होते। अगर मैं प्लीज, मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, लेकिन मैं रियलिटी जरूर जो है ना वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने उससे बड़ा आसान हाथ दुनिया में कोई नहीं था। यकीन करें कि वो एक वाहिद लीडर थी जो आज तक पूरी दुनिया में उस जैसी लीडर पैदा नहीं हो सकी है। ठीक है ना। अब बात यह है कि उसको नवाज शरीफ ने महसूस किया और वहां पे गए, खुद गए कि ये मेरे लिए भी, और गो के उस वक्त नवाज शरीफ पे भी हमला हुआ। ठीक है, उस वक्त उन पे भी हमला हुआ, एक हमला इन पे हुआ, एक उन पे हुआ। ठीक है, इसके बावजूद वो वहां पे पहुंचे, तो वो एक जिम्मेदाराना रोल था जो उन्होंने किरदार अपना अदा किया। अब जहां पे आ जाते हैं कि आप बात कर रहे हैं सूबों के इख्तियारात की। देखें, अगर सूबे वफाक पे अपने जाती मतलब के लिए, देखें यहाँ पे सियासी जंगें भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, जेलें भी होती हैं, बाहर भी आते हैं, बरी भी होते हैं और जमानतें भी होती हैं, सब कुछ होता है, इट्स पार्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है ना। अब पूरी दुनिया में ऐसा है। अब अगर आप उठ के तो तीरें तलवारें और तोपें पकड़ के तो वफाक पे चढ़ाई कर देंगे, तो आफ्टर ऑल फिर वफाक ने भी अपना जिम्मेदाराना रोल तो अदा करना है ना जी। आप चाहे जाए कि आपने किसी इख्तलाफात को असम्बली में बैठें, डिस्कस करें अपने तहफ़्फ़ुज़ात को लेके। मुझे आज भी याद है मियाँ शहबाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट बतौर अपोजिशन लीडर कि वो कहते हैं जी कि आपने तो हमें दीवारों में चुन दिया है। वो याद है ना आपको, बड़ा एक मजाक साहब, तो खुद भी अपने शर्मिंदगी से हंसने लग गए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के। बात तो सच कर रहे हैं जो वो ये कह रहे हैं कि कभी राना सनाउल्लाह को जाली पर्चे में अंदर दे रहे हैं, कभी किसी को पानी में वाटर केस में बुला के तो अपना घर स्कीम में अंदर दे रहे हैं। वो चीज़ें वो इनको अब याद आती हैं, उस वजह से ये बड़े कंफ्यूज हैं कि अब हमारे साथ ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन हो नहीं रहा। वापस आईनी तरमीम पे, आईनी तरमीम पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए इंतहाई बेहतरीन फैसले कर रही है और इंतहाई बेहतरीन वक्त गुजार रही है। उस वक्त के बाद जो जब अदम एतमाद हुआ तो अगले दिन ही मौसूफ ने कह दिया कि अब पाकिस्तान सुबह तक डिफॉल्ट कर जाएगा। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी जीता, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह
उस ट्रंप के मुंह से निकलवाया और अभी तक निकलवा रहा है कि पाकिस्तान ने 7 खूबसूरत तरीन त्यारे जो है नए वाले उनके उड़ा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान ये इस हालत में है इस वक्त कि पाकिस्तान के पास इस वक्त वो कुव्वत और वो हिम्मत है कि जो एक मौलाना इसरार साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट चल रहा है, वो फेज आ चुकी है। लाजमी एक अंधेरे के बाद एक रोशनी है। आप जो गुफ्तगू कर रही थी अभी, आपने कहा कि क्या जुडिशरी ठीक काम नहीं कर रही। अभी उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर आप 18 बरस किसी को कैद रखने के बाद उसको बरी कर दें, या हमें ये पता चले, ये मुकदमात भी तो सामने आए ना कि एक बंदे को उसकी अपील सुनी जा रही थी, पता चला कि भाई उसको तो फांसी लगे हुए कितने साल गुजर चुके हैं। चाह रहा था हाँ, 5 साल पहले फांसी हो चुकी थी, एक्सिक्यूट और इसकी वजह क्या थी? उस अदलिया के ऊपर लोड। और खासतौर पे होता क्या है कि जब आईनी मुकदमात आ जाते हैं तो फिर हम मीडिया भी उनकी कवरेज शुरू कर देता है, वो लगने शुरू हो जाते हैं, उनकी रोजाना बुनियादों पर समाअत शुरू हो जाती है। तो ठीक है, उसके लिए अलहदा अदालत बन। छोटी सी और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ माफी के साथ। PKR लाइव बना, मैं जाती तौर पे डॉक्टर सईद अख्तर साहब को जानता हूं। जो कुछ उस शख्स, मैं ये PTI की बात नहीं कर रहा, इसमें PTI का कोई कसूर नहीं है, वो एक शख्स की जाती जिद थी कि उसके भाई की वो एक, मैं अब क्या बताऊं, प्रैक्टिस चलती रहे इंडिया से, जो उसको पैसा 25 लाख रुपया पर केस आता था ना फॉर द ट्रांसप्लांटेशन। मुझे उसका इल्म नहीं, और मैं ये मुझे इल्म है ना, मैं पूरे वसूख के साथ आपको कह रहा हूं कि 25 लाख रुपया जो उसको मिलता था ना वो बंद हो गया। तो उसने नाश्ते पे बुलाया तारीफ के लिए, और वहां पे उसको जो कुछ उसके साथ किया गया, यकीन करें वो बंदे ने, उन 3-4 डॉक्टर्स ने, डॉक्टर आमिर साहब ने, उनकी वाइफ ने, डॉक्टर सईद अख्तर ने, उन्होंने तौबा कर ली इस मुल्क में। 3 साल जो उस शख्स ने बिता, उसका क्या ना सिर्फ प्रैक्टिकल लॉयर हैं बल्कि वकला की सियासत में बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं आप। मैं एक आम शहरी के तौर पे देखता हूँ, जब मैं अदालतों में जाता हूँ, मुझे लगता है इस्लाहात की जरूरत है। आपको नहीं लगता बेहतरी की जरूरत है, इस्लाहात की जरूरत है? देखिए, बेहतरी लाएं आप, खाली एक जुडिशरी के लिए थोड़ी आईनी तरमीम आ रही है, क्या सबके लिए आ रही है ना, बहुत सारी चीजें। NFC अवार्ड भी इसमें, NFC अवार्ड को भी अभी खालिद साहब जिसकी बात कर रहे थे, आप चीफ इलेक्शन कमीशन चेंजेस मामला भी है, टेन्योर की एक्सटेंशन भी इसमें आती है, जजेस के ट्रांसफर भी इसमें आते हैं, बहुत से ऐसे मामला आते हैं। उसके अलावा अनफोल्ड जो बिजनेस है और NFC इसमें मेन अहम है। देखिए, और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ जो कहूंगी, जो एक्शन ऑलरेडी किए गए उनकी प्रोटेक्शन के लिए अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। अवाम के लिए आपको क्या मोहब्बत आपको इतनी आ गई है? आप अवाम के लिए कौन से यहाँ पे दूध की नैया बहा रहे हैं? 3 साल इमरान खान का दौर निकाले, बाकी आपने क्या किया है? बात अगर आप करते हैं अवाम की, सिर्फ आप जुडिशरी, फिर अवाम में, लोगों में क्राइम खत्म क्यों नहीं करते हैं? अपना सिस्टम इस तरह का क्यों नहीं लाते हैं? आप जस्टिस सिस्टम को बाद में ठीक करें, पहले ये देखें कि जो आपके मुहर्रिक आते हैं वो खत्म होने चाहिए। IG पंजाब और CCD के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि पंजाब में क्राइम रेट 70% तक डिक्रीज किया गया है। देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने ऑलरेडी, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ साथ इस तरह से भी तो कर रहे हैं ना, जहां आपने लोगों को टारगेट किया हुआ है, उनके लोगों को आप लाना छोड़ दें। आप देखें, बड़े बड़े लैंडमार्क केसेस, अभी गोगी भट्ट वाला इंसिडेंट हो रहा है और बहुत से ऐसे अक्रंस हो रहे हैं। आप देखें, आप उस टॉपिक तक रहिए जो है हमारा। आप बीच में 9 मई लेके आ रहे हैं, उसमें फॉल्स फ्लैग था, रजीम चेंज था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। किसने वो 9 में कराया, किसने वो किया? आप उसकी इंक्वायरी कराएं। आपके उधर से CC कैमरे फुटेज किधर गए हैं? जिस तरह से इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से हाईजैक किया गया, अगवा किया गया, वो चीजें लेके आए ना। अगर आप उस बात पे जाते हैं तो आपको अपने सवाल का जवाब ही नहीं मिलेगा कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, मैं एक चीज पे बार बार फोकस करती हूँ कि मुल्क, जमहूर और जमहूरियत, किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम उसकी जमहूर होते हैं। आप एक अपने किए हुए को छुपाने के लिए 26वीं से 27वीं पे जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, 26वीं और 27वीं तरमीम से एक आम आदमी जो रेडी पे खड़ा है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है? आप मुल्क में इक्वलिटी क्यों नहीं लाते हैं, इक्विटी क्यों नहीं लाते हैं? आप मुल्क का सिस्टम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आम आदमी को इस तरह से, मुझे एक बात बताएं, अगर जुडिशरी में बेहतरी आएगी, अगर ये जो लोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये आम आदमी का फायदा है जो रेडी पे खड़ा हुआ है। अगर उसको मुकदमा है, आम आदमी के लिए ऐसा कुछ, आम आदमी का फायदा है, आम आदमी का फायदा है कि आप उसकी डेली लाइफ जो है, आप उसकी लाइफ को आसान करें, ईज की तरफ लेके जाएं।
वो आप फिर मैं महंगाई यहाँ पे आसमान बैठ लेके जा रहे के हैं। गवर्नमेंट के उन खाली इकदामात देखिए- को देखें नाज, वो फिर देखिए, अगर आप आप जुडिशियल सिस्टम को आप पूरी सोसाइटी के साथ इंगेज नहीं कर सकते हैं। आप अपने माशरे में इक्वल तालीम दें, इक्विटी दें, बराबरी की बुनियाद इसका पे judicial दें। system से देखिए, मुझे आप नहीं पता कि विफाक को आप- स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं और सूबों को मोहताज करने जा रहे हैं। देखिए, मेरी- 26वीं मेरी हम बात 27वीं आईनी अगर मेरी करने जा बहन रहे ने हैं एक ना। बात की है नजम भाई के अवाम को रिलीफ दें, बड़ी बात की है, सही बात है। मुझे याद है खान साहब की वो स्टेटमेंट 3 जो साल के उन्होंने दौर को आप जो लेके उन्होंने फिर रहे हैं। बड़ा मैं कहती हूँ नहीं एक कि का बात कही भाईजान थी माजरत कि के साथ पेट्रोल 350 में भी होगा। 3 साल ये निकाल कहा था दें, उन्होंने अपनी उससे स्टेटमेंट पहले में। पीपी और लेकिन रूबी यहाँ की पे बारियां इन्होंने थी। पेट्रोल अभी मैं तक अभी भी कंट्रोल अपनी किया बात हुआ पे है। कायम हूं ठीक है, कि पब्लिक 3 वेलफेयर है साल कि नहीं इमरान है? खान साहब के निकाल दें, पहले बारियां किन की थी? कभी सदर मोहतरम हैं, अब भी हैं, और जरदारी साहब आप मफामत के बादशाह हैं, और आप दूसरे क्या हैं? इन्होंने आके उस रजीम चेंज का हिस्सा बनने नून लीग ने क्या अपनी हौसला अफजाई की है? क्या इन्होंने अपना कद काट बढ़ाया? बिल्कुल भी नहीं। नहीं खतकार तो बढ़ा है नहीं, जी। कैसे बढ़ाया? अगर कैसे बढ़ाया? अगर हमने इंडिया को आपको शिकस्त दी देखिए, है, इंडिया को अगर शिकस्त- हमने वो इंडिया को नून लीग ने शिकस्त नहीं दी दी है, वो नून लीग ने नहीं दी। जिन्होंने दी आप उनको तो आप उनको क्या दे रहे हैं? जिन्होंने वो उनको सारा सब कुछ कुछ दे किया रहे हैं, उनके लिए जान भी हाजिर है, जान हाजिर नहीं है ना, उनके दी लिए भी तो जान नहीं है हाजिर ना। है। नहीं हाँ, नहीं, उनके देखिए, लिए है, नहीं, नहीं, पाकिस्तानियों की गाली जान देने उनके लिए हाजिर है, नहीं तो खान साहब की नहीं, नहीं। खान साहब मेरी बात सुने, खान साहब भी, और चाहे नवाज शरीफ हो चाहे शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तानी हैं, सब सब इक्वल पाकिस्तानी हैं। हैं। आपके इस पास सोच के ओहदे हैं, साथ- आप पे इस सोच के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे है। बढ़े, इस आप सोच के अपना साथ। ओथ देखिए ना, जब आप बोलते हैं आप किसके लिए, आप क्या हैं? सही। चलें इसको वैसे तो इस वक्त खालिद साहब देखा जाए तो जब हम बात करते हैं नंबर गेम की, इस नंबर गेम में गवर्नमेंट जो है काफी कंफर्टेबल है। जी जी बिल्कुल जैसे पहले कंफर्टेबल थी वैसे आप कंफर्टेबल नहीं, हैं। पहले बहुत मुश्किल थी। मैं पहले ये मौलाना समझती हूँ, फजल रहमान को 26 बड़ी के बाद मुश्किल आप से 27 खालिद, में मैं ला इस सकते पर हैं, खालिद 28वीं तरमीम साहब में ला सकते साहब हैं। को मैं तबसरा चाहूंगा। आपको खालिद पता है, साहब आपको तरमीमें लाते रहेंगे, काशन ठीक देते है, रहेंगे, आपकी इजलास के तरमीमें बाद आती भी रहेंगी। फैसला होगा, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पे जो है साथ जाती भी नजर आ रही है। अगर साथ होती है फिर तो कंफर्टेबल है, फिर तो कोई मसला नहीं है। हाशमी साहब एक मिनट, मैंने एक बात जी अपना निजम भाई, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी जो रिजर्वेशन है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कौमी असेंबली में 74 वोट्स के साथ बैठी हुई है और सेनेट में 26 वोट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे के। ज्यादा सेनेट में तो हाँ जी, मेजॉरिटी है। तो सेनेट में मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पीएमएलएन की 20 सीट्स हैं, पीटीआई जो है उसके 14 वोट हैं। तो बात यह है कि 64 वोट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल जो है 27th अमेंडमेंट के हवाले से मेजर रोल होगा। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27th अमेंडमेंट के हवाले से किसी ऐसी क्लास को सेकंड करेगी, किसी ऐसी क्लास को मानेगी जो अवाम दुश्मन हो और जो गैर जमहूरी हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे यकीन रखने वाली जमात है। वी हैव रेंडर्ड काउंटलेस सैक्रिफाइसेस फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एंड वी आर द मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसके क्रेडिट पे इतनी कुर्बानियां हैं। तो हम नहीं चाहते कि वफाक कमजोर हो, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, हम नहीं चाहते कि आइन जो है उसकी शक्ल बिगाड़ी जाए। तो हम आइन की सुप्रीमेसी की बात करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर 27th अमेंडमेंट को एंडोर्स करेगी तो उसकी कंडीशन यही होगी कि कोई ऐसा उसमें चीज ना हो जिससे जमहूर को, अवाम को नुकसान पहुंचे और अवाम के हक के हाकमियत को नुकसान पहुंचे। यकीनी तो तौर मैं- पर जब 26वीं आईनी तरमीम की बिलावल भुट्टो खुद जो थे कंपेन कर रहे थे तो उस वक्त भी यही सोच थी और ये उसी की एक्सटेंशन है। जी उसी की एक्सटेंशन है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी वफाक को मैं नुकसान खालिद साहब पहुंचाने से की comment हक चाहूंगा। में खालिद साहब, कोई गैर जमहूरी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई अवाम दुश्मन चीज नहीं होनी चाहिए, ये तो आप इंश्योर कर सकते हैं ना? बेशक ऐसे ही है जी। मैं बिल्कुल हाशमी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक मुझे दौर याद है जब पहला दौर था सदर मोहतरम जरदारी साहब का, तो इतना मेजर रोल था उस वक्त अपना वो परवेज़ इलाही साहब का कि 6 सीटें थी उनकी, लेकिन रोल उनका मेजर ही था, रोल उनका बहुत मेजर था। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे नायब भी- वजीर आज़म बने थे। जी वो जब नायब वजीर आज़म बने डिप्टी थे, प्राइम मिनिस्टर। जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब बने थे, अब यहाँ पे भी गो के प्रपोजर भी यही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मतलब ट्वीट पे भी, उससे पहले भी
जब 26 तरमीम आई थी तो उस वक्त भी, तो उसके बाद अब भी मेजर रोल इन्हीं का है। हम मानते हैं जी ये मेजर रोल इन्हीं का है, लेकिन बात असल आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए नहीं, पीपल्स पार्टी से। नहीं, मेरे भाई हैं खालिद हाशमी साहब को, खालिद नवाज साहब को कह रहा हूँ कि इस वक्त दोनों खालिद लड़ नहीं सकते इस वक्त। नहीं बिल्कुल नहीं लड़ सकते, लेकिन बात खालिद गुमन मेरा भाई है छोटा, लेकिन इसे ये कहें कि गुमन साहब मेरी बात कंप्लीट होने देना। आप मुझे, यू आर नॉट अलाउइंग मी टू कंप्लीट माय स्टांस, आप मुझे बात करने देना। कर लें पूरा जी सर प्लीज, जी खालिद साहब, खालिद हाशमी तो कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अमेंडमेंट आएगी 27 वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम तर डिस्कशंस के बाद उस 27th अमेंडमेंट को सपोर्ट करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 74 वोट्स हैं हमारे नेशनल असेंबली में, 26 है हमारे सेनेट में, तो वी आर द मेजॉरिटी पार्टी इन सेनेट ना। जमहूरियत का हुसन ही है कि आपस में डिबेट होती है, मुकालमा होता है। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी यही शिकवा कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द वे जाके रिजेक्ट ना करें, आप इसको डिबेट करें, इस पे बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, मुस्लिम लीग नून इसको सुजेस्ट कर रही है, उसमें यकीनी तौर पे कुछ मुस्लिम लीग नून की भी चीजें होंगी, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये हो जाएगी खालिद साहब। जी डेफिनेटली। इसमें मुझे एक दो इम्पैक्ट ऐसे हैं, मैं उसको भी जिक्र करना चाहूंगा। अब मुझे बारी दे देना, मैंने दो बारी नहीं चले। देखिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को और जुल्फकार शहीद भुट्टो साहब को। देखिए आइन लाने वाले वो थे, हमें आईडी कार्ड से पहचान देने वाले वो थे। बड़े अफसोस के साथ एक बात कही जा रही है कि आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों में उनके नवासे का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात आप कह रहे हैं जी ये खालिद साहब जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे जी। 26वीं देखिए बाकियात मुकम्मल करने के लिए मेरी बात सुने, इस पर हम डिबेट करेंगे, इस पर बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद नवाज गुहम्मद साहब, नाज पलोही साहिबा, खालिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत बढ़िया। और इंशाअल्लाह ताला इस पर बात, चूंकि अभी इस जुम्मे को पेश होनी है, अगले जुम्मे तक चलनी है, तो इस पर बात तो होती रहेगी। मैं बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से इस वक्त मैं बात करना चाह रहा हूँ। तकरीबन 2500 सिख यात्री पाकिस्तान आए हैं और हम देख रहे हैं कि जो 2500 सिख यात्री पाकिस्तान में आए हैं वो यहाँ पर गुरुद्वारों की जो हालत है और जिस तरह उनको महफूज रखा जा रहा है, या आगे बढ़ते हुए जिस तरह करतारपुर समेत दीगर गुरुद्वारों को या जन्म स्थान की आप ननकाना साहब की बात कर लें, जिस तरह उनको बेहतर बनाया जा रहा है, शानदार बनाया जा रहा है, वो इसकी हमें तारीफ करते हुए नजर आते हैं। 5 नवंबर जब आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारी सिख बरादरी जो कि भारत से भी हमारे मेहमान आए हुए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सिख बरादरी भी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन जो है वो मना रही है। और जब हम बाबा गुरु नानक की बात करते हैं तो यकीनी तौर पर पैगाम यही है कि वो जुल्म के सामने बेखौफ मज़ाहमत का नाम है, वो इंसानी वक़ार के दिफा का नाम है। और जब हम अपनी सिख बरादरी, अपने सिख भाइयों की, अपनी बहनों की बात करते हैं, वो जुर्रत और बहादुरी की अलामत बनकर सामने आते हैं। हमें इस पर भी फ़ख्र है कि अभी कुछ रोज़ पहले और कुछ माह पहले जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मार्का हक था तो हमें एक पैगाम मिला। ये पैगाम हमें भारत से उस गुलकारा की सूरत में भी मिला जिसने बाकायदा तौर पर गाना गाकर, एक तराना गाकर, और एक आप ये देखें कि उस सॉन्ग में उसने कहा कि हम कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। हमें ये पैगाम जो है गुरपतवंत सिंह पुन्नू की सूरत में भी मिला, सिक्स फॉर जस्टिस की तरफ से भी मिला, हमें उन सिख भाइयों की तरफ से भी मिला जिन्होंने पटियाला छावनी के बाहर जो है खुद हिंदुस्तान के खिलाफ ना सिर्फ वॉल चॉकिंग कर दी बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के हवाले से, पाकिस्तान से यकजहती के हवाले से एक मरतबा फिर सिक्स फॉर जस्टिस के जो सरबराह हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू इस वक्त मौजूद है। सरदार जी अस्सलाम वालेकुम भी कहना है तुहानू ते सत श्री अकाल भी कहना है ते बहुत बहुत मुबारक होए तुहानू बाबा जी दे जन्मदिन दी। खान साहब तुहानू भी ते पीटीवी देखण वाले मेरे पूरे पाकिस्तान दे अवाम ते पूरे सिख जगत नू वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उत्थे ही गुरु नानक साहब दे 556वें प्रकाश दिहाड़े ते असी पूरे पाकिस्तान दे अवाम सरकार दे फौज नू मुबारक दिंदे आ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹਿਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਖੜੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 1984 ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ-ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਯੂਕੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਵਾਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਅਹਿਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 556ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਟਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਟਵਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਕੋਈ शुक्रिया ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। गुरपतवंत सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूजा एक दफ़ा फिर मैं अपने सिख भरावां नूं कहना चाहांगा कि पंजाब पाकिस्तानी पंजाब दी हुकूमत ने जिस तरह तुहाडी मेहमान नवाजी की, जिस तरह रिसीव किया, जिस तरह जन्म अस्थान दे उत्ते इंतजामात किए गए, जिस तरह सरदार यूसुफ साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर व अकलीती अमूर उस दे नाल पंजाब की हुकूमत का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इसमें खसूसी किरदार अदा किया, रिसीविंग से लेकर वाघा बार्डर से लेकर, और अब जब वो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं अगले पूरे हफ्ते के लिए, तो लाहौर और पूरा पाकिस्तान अपने सिख भाइयों को जो यहाँ पर और बहनों को जो तशरीफ़ लाए हैं दीदो दिल फर्शे राह करते हैं और उनको बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।